गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध को हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने कुछ प्रथम 2-3 अनुच्छेद पढ़े थे। परीक्षा की दृष्टि से पूरे पाठ को पढ़ करके उसकी व्याख्या करना बहुत ज्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता, बहुत ज्यादा उचित नहीं लगता है। कारण कि परीक्षा में अब केवल अनुच्छेद दिए रहेंगे और उस पर आधारित प्रश्न। तो जहां तक मैं समझता हूं, सर्वप्रथम हम लोग पूरे पाठ का सारांश समझ लें और पाठ का सारांश समझने के बाद पैराग्राफ वाइज, अनुच्छेद वाइज, एक अनुच्छेद एक पैराग्राफ लेकर के उस पर प्रश्न, जिसके अंतर्गत रेखांकित अंश की व्याख्या एक प्रमुख भाग होता है, एक प्रश्न रहता है। तो उस व्याख्या को भी करते हुए हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरे पाठ की जो है प्रश्नोत्तर भी हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी हो जाएगी। तो सीधे हम पाठ के सारांश को पहले समझ लें। तो पाठ के सारांश पर आते हैं। हम लोग जीवन परिचय पहले पढ़ चुके हैं, साहित्यिक परिचय भी पढ़ चुके। अब पाठ का सारांश। अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास होना। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, लेखक जो है पुष्पित अशोक को देख करके उदास हो जाता है उसका मन। देखिए, अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास होना। अशोक के वृक्ष पर खिले लाल रंग के फूलों को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। वह अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह इसलिए दुखी नहीं है। वह अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करता है कि वह इसलिए दुखी नहीं है कि अशोक के फूल अधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे ईर्ष्या हो रही है, और ना ही वह उसकी कमियों की ओर इशारा करके उसे अभागा बताकर तथा सहानुभूति दिखाकर स्वयं को उससे सुंदर सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। उसके दुख का कारण यह है कि जिस अशोक के फूल का वर्णन करके कालिदास ने उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया, उसी अशोक को भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों के साहित्य में भुला दिया गया। अर्थात कालिदास के बाद के आने वाली परवर्ती बाद वाले कवियों ने, चाहे वो हिंदी साहित्य रहा हो चाहे संस्कृत साहित्य रहा हो, अशोक के फूल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उसकी सुंदरता को लोगों ने भुला दिया। उत्तर भारतीय साहित्यकारों का अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण। लेखक आगे बताता है, लेखक ने भारत को विचित्र देश माना है क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ एक ही देश में अनेक देशों की जो है संस्कृतियां झलकती हैं।
जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, देयर आर मेनी कंट्रीज इन वन इंडिया इटसेल्फ। कारण क्या है? आप उत्तर भारत से शुरू करके दक्षिण भारत में जहां जिस जिस प्रदेशों में जाएंगे वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, उनका पहनावा, सब कुछ अलग अलग है। लगता जैसे किसी एक देश के अंदर अनेक देश बसे हुए हैं, केवल यह एक देश न हो, अनेक देशों का एक समूह हो। यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। भारत में समय समय पर अनेक जातियां, असुर, आर्य, शक, हूर, नाग, गंधर्व आदि आई और यहीं पर बस गई। ये जातियां यहाँ पर रहकर वापस चली गईं और अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गई। इन सभी का भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान है। आज समूचे विश्व में हिंदू रीति नीति के नाम से जो भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है, वह वास्तव में आर्यों एवं यहाँ रहने वाले अनेक दूसरी जातियों का मिला जुला रूप है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है। सामंती सभ्यता एवं प्रकृत रुचि का प्रतीक अशोक। सामंती सभ्यता अर्थात कल्चर, जो सामंत हुआ करते थे, राजा महाराजा बादशाहों के अलावा छोटे छोटे प्रांतों में सामंत, अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे, जिन्हें सामंत कहा जाता था। उसी सभ्यता का, उसी कल्चर का और प्रकृत रुचि, प्रकृत माना होता है शुद्ध, रुचि इच्छा का प्रतीक अशोक। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं लाल पुष्प। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है। जो तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि सीखते हैं, उसमें सफेद पुष्प का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है, अर्थात उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय और अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की प्रकृति रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व कम होने लगा। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों एवं यक्षों की देन। गंधर्व और यक्ष जातियां रही हैं। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास है। कंदर्प देवता माने कामदेव। असल में पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे ही मदनोत्सव कहते हैं। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों माने गुच्छे में वह मादकता आज भी है। भारतवर्ष का वह सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जिजीविषा माने होती जीने की इच्छा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार पूछा जाता है। जीने की इच्छा, जिजीविषा। दुर्दम जिसे आसानी से, जिसका दमन न किया जा सके, जिसे दबाया न जा सके। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूर्ण है, सब मिश्रण है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। मानव की जीने की अदम्य इच्छा जो है वह सबसे शुद्ध है, विशुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों,
विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है। आप जानते हैं कि एवरीथिंग इज डायनेमिक। कोई भी चीज संसार में जो सजीव है, जिसमें जीवंतता है, वह एक जैसे रह नहीं सकती है। अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेखक कहता है कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं वह हमेशा ऐसे ही नहीं बनी रहेगी। संसार का नियम रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज जो वस्तु अथवा परंपरा है वह कल अवश्य परिवर्तित होगी और तब वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने उपस्थित होगी। यही बात संस्कृति पर भी लागू होती है। यही बात संस्कृति पर भी लागू होती है। किसी समय सम्राट और सामंतों ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था वह अत्यंत मनमोहक और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देने वाली थी, पर समय के साथ साथ एक दिन वह समाप्त हो गई। इसके पश्चात धर्म के आचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग को बहुमूल्य समझा उसे समाज में प्रतिष्ठित भी किया, परंतु उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। मध्य युग में मुस्लिम शासकों के भी अनुकरण पर जो रसिक संस्कृति समाज में उमड़ी वह भी भाव बनकर न जाने कहाँ उड़ गई, अर्थात समाप्त हो गई। हमारी वर्तमान संस्कृति भी मध्ययुगीन रसिकता से निर्मित है और वह व्यावसायिक भी है, पर एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है, इसके प्रहार से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। अशोक के फूल का मदमस्त होना। लेखक कहता है कि अशोक का फूल आज भी अपनी उसी मौज में है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। परंतु जो लोग उसके महत्व को प्राचीन समय में देख चुके हैं वह उसकी महत्ता की क्षति को देख दुखी होते हैं। उन दुखी लोगों में से एक लेखक भी है। तभी वो कहता है कि अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। जो अशोक के फूलों की दुर्दशा देख आहत है। अंततः लेखक कहता है अशोक आज भी ज्यों का त्यों अपने अस्तित्व को लिए अपनी मस्ती में झूम रहा है। मनुष्य ने उसे अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार उससे आनंदित हो सकता है और दुखी भी। जैसे कालिदास और मैंने अपनी अपनी मनोवृत्तियों के चलते उसमें रस का अनुभव किया। समय बदलता है और हमें उसके अनुसार अपने मनोभावों को संचालित करते रहना चाहिए, ना कि उस परिवर्तन को देखकर दुखी होना चाहिए। परिवर्तन को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि समय की मांग समझ करके उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यही अशोक के फूल के पाठ का जो है सारांश है। कल से हम लोग एक ही अनुच्छेद पढ़ते हुए उस पर प्रश्न और उत्तर को भी देखते चलेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।